फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये जो मेरा चैनल है ये टीजीटी पीजीटी के जो लेक्चर्स होते हैं वो इस पर अपलोड होते हैं। और वो जो टीजीटी पीजीटी है वो यूपी का है, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे DSSS का हो फ्रेंड, और LT ग्रेड, सबके लिए बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं अपलोड करती हूँ। और जब से DSSB का नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स, उसके बाद से DSSB 2018 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी पूरा अपलोड हो चुका है, जिसमें कि सेक्शन ए है और उसके बाद सेक्शन बी है, जो कि नेचुरल साइंस का कोर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है 100 मार्क्स का, वो भी है। आप लोग जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हो वो लोग प्लीज़ आप उसको जा कर के देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी कुछ अपलोड कर चुकी हूँ और जो है फिज़िक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। तो आज ये जो मेरा है फिज़िक्स का लेक्चर है जो मैं ले करके आई हूँ। और कल मैंने जो लास्ट लेक्चर जो था वो मेरा अपलोड हुआ था और मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से स्टार्ट किया। और मैंने ये बताया था कि मैं इसमें MCQs पहले लेकर के नहीं आऊँगी, पहले मैं इसके चैप्टर से जो भी आपके सिलेबस में है और जो भी टू द पॉइंट एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि मैंने खुद अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का जो है मैंने पूरा पैटर्न देखा हुआ है, मैंने एग्ज़ाम्स भी दिया हुआ है, इसलिए मुझे आइडिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर फिज़िक्स को MCQ से करेंगे। क्योंकि जो है न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आप MCQ से सिर्फ करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे उससे थ्योरी आ जाए, चाहे तो फिर क्वेश्चंस आ जाए न्यूमेरिकल्स, आप कभी भी फंसोगे नहीं उसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने जो कल लिया था वो रेजिस्टेंस कंप्लीट कराया था और रेजिस्टेंस में मैंने ओम्स लॉ तक बता दिया था। और ओम्स लॉ को जो है उसके बाद में आगे देख रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं और आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे पास है, हमने जो है आपका ओम्स लॉ ले लिया था कल, और अब यहाँ पे जो है जो हमने आज स्टार्ट करना है वो है कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फ्रेंड, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि जो है वो फैक्टर्स या वो कारक जिस पे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि इसमें होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि एक सर्किट है जिसमें कि जब करंट आपको मेजर करनी रहती है तो आप एमीटर का यूज़ करते हैं, और जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना रहता है तो 2 पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में आप क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो देखिए, अ चेंज इन अ मीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। इन्होंने एक सर्किट बनाया था, फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या हुआ, जब करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लगाया था तो अमीटर में जो है जो चेंज हुआ मीटर की रीडिंग में, वो ऑब्ज़र्व किया गया कि ये कब चेंज होता है, जब हम वायर या जो भी आपका तार होता है उसका जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट मटेरियल का हम तार यूज़ करने लगते हैं। मान लीजिए आपने एक वायर जो है वो कॉपर का यूज़ किया है, और एक वायर आपने सिल्वर का यूज़ कर लिया, और एक वायर आपने एल्यूमिनियम का यूज़ कर लिया। ओके, तो क्या होगा, लेकिन जो उनकी लेंथ होगी वो सेम होगी, सेम लेंथ के डिफरेंट मटेरियल के वायर्स होंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो भी सेम होगा। फिर उसके बाद जब ओम्स लॉ को अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो फिर ये देखेंगे जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, यानी कि जो वायर या जो भी चीज़ मटेरियल आपका कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और जो मैंने एग्जांपल्स पुट किए हैं कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर के, यहाँ पे उस केस में अगर हम देखें तो क्या होगी, जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते हैं देखिएगा, ऑन इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और इसके क्रॉस सेक्शन के एरिया, जब हम जो तार है उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है वो कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा, एंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, और इसका जो मटेरियल है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से एक रिलेशन बनाया गया, रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया। फ्रेंड्स, ये जो इस रिलेशन पे जो क्वेश्चन है वो आपका KVS में भी आ चुका है, NVS में भी आ चुका है, और DSSB में भी आ चुका है।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देख लीजिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन किया गया, जब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी, वो ये बन जाएगी कि आर जो है यानी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ पर हम इसको इक्वल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसको जब रिप्लेस किया गया इक्वल के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा इस तरीके का, ठीक है, इसको रो बोल देते हैं। तो आर जो है वो क्या इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है ये वो कही जाती है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका एसआई यूनिट है वो ओम मीटर है। और ये किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter। मेटल्स और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत लो होती है और उसकी जो रेंज होती है जिसमें वो वैरी करती है वो क्या होती है, 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 6 ओम मीटर होती है। और ये क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद देखिए इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास। फ्रेंड देखिए जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिक मैन होते हैं, या फिर आप घर में भी काम करिए, कोई तो आप प्लायर यानी पेचकस का यूज़ करते हैं, पिलास का यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर पेचकस है, प्लायर और आपका जो पिलास जो बोलते हैं। तो क्या होता है, इनके जो हैंडल्स हैं उस पर क्या होती है, उस पर प्लास्टिक की या रबड़ की एक कवरिंग चढ़ी होती है जो क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। और कहा जाता है कि रबड़ की चप्पल पहन करके कोई भी इलेक्ट्रिक वाला काम किया जाए। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती हैं। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि रबड़ है एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 17 ओम मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि रबड़ और ग्लास की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, तो आप यहाँ पे उसके ऑर्डर को समझ के लिख सकते हैं कि 10 टू पावर 12 से 10 टू द पावर 17 मीटर ओम मीटर होती है, ठीक है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल वेरी विद टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। यानी कि लो टेम्परेचर होगा तो कुछ और होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कुछ और होगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो फार्मूला है इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में पता चलेगी। देखिए यहाँ से मैं फिर से, जैसे कि मैंने आपको जो है ओम्स लॉ में बताया था रिलेशन बताना, वहाँ वैसे ही लाइकवाइज मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको जो है लेंथ है कंडक्टर की उससे रिलेशन निकालना है, तो फिर से आपको R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आप यहाँ पे L1 अपॉन L2 कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी एक चीज़ दी गई हो, R1 जो पहले का रेजिस्टेंस है उसके लिए कहा गया है, R2 जो बाद में रेजिस्टेंस हो जाएगा, L1 पहले जो लेंथ थी उसके लिए कहा गया है, L2 जो बाद में लेंथ होगी उसके लिए कहा जाएगा। और यहीं पर साथ में अगर आप एरिया का भी रिलेशन देख लें तो यहाँ पे आपका A2 अपॉन A1 लिख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी अगर एक चीज़ आपको दी गई है तो इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। A2 जो बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और A1 जो पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वायर का, ठीक है। इसको मत भूलिएगा, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो है जो रेजिस्टेंस होती है वो जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ वैरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी अलॉय की वो हायर होती है और उसके खुद के मेटल से, ओके। अगर हम लोग मान लीजिए आयरन ले रहे हैं और कॉपर ले रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग मेटल हैं, लेकिन आयरन और कॉपर का, या फिर मान लीजिए अगर निकिल है, कॉपर है, क्रोमियम अलग अलग है, बट उनको अगर मिक्स करके एलॉय बना दें, अगर हम मान लीजिए नाइक्रोम बना दें या कुछ भी बना दें, तो क्या होगा, उसका जो कंस्टिट्यूएंट मेटल होगा और जो एलॉय होगा, तो एलॉय की हायर रेजिस्टिविटी होगी और मेटल की रेजिस्टिविटी वो कम होगी। एलॉय की जो होगी, एलॉय की हायर होगी और जो मेटल होगा उसकी, जिससे वो बना हुआ है एलॉय, उसकी कम होगी। ओके, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रीडली एट हाई टेम्परेचर्स। बहुत ही भी हाई टेम्परेचर हो जाने पर भी एलॉय जो है वो रीडली बर्न नहीं करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो आपका क्या कहते हैं एलॉय है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है, आयरन में यूज़ होता है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, हीटर में भी यूज़ होता है, नाइक्रोम वायर का बहुत जगह यूज़ है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, इस रीज़न से, इस कारण से क्या होता है, ये जो है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स, इन सब में यूज़ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लर्न करते चलिए कि ये सारे एलॉयज़ का क्या यूज़ है, किसका टेम्परेचर हाई है, किसका लो है। और यहाँ पे देखिए टंगस्टन का यूज़ देखिए, टंगस्टन इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। और जो टंगस्टन होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। और जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए जो लाइंस बिछाई जाती हैं उसमें यूज़ होता है। फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो फिज़िक्स है और ये जो आपके अभी जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सिर्फ कोर नेचुरल साइंस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो आपका जनरल साइंस का जो पेपर होगा सेक्शन ए में, उसके लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप जनरल अवेयरनेस जो होती है उसमें भी कुछ क्वेश्चन साइंस के पुट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी हुई है कुछ सब्सटेंस की, जिसमें आप जो है कुछ जो है उनको आप ध्यान रख सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है कंपेयर करना होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किसकी सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इस टेबल से देखें तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो अभी तक कंडक्टर में जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो यहाँ पे देखिए 94 × 10⁻⁸ है, और वो किसके लिए है, वो मरकरी के लिए है। ओके, और अगर हम एलॉयज़ की बात करें तो एलॉयज़ में कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे आपको एलॉय भी पता चल गया है कि एलॉय कौन कौन सा बना हुआ है, किससे। कॉन्स्टेंटन किससे मिलके बना होता है, कॉपर और निकल का एलॉय होता है। मैग्नीन किसका एलॉय होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकल का एलॉय होता है। नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन का एलॉय होता है। देखिए यहाँ से आपने एलॉय भी लर्न कर लिया है, एटलीस्ट 1 2 3 आपको एलॉयज़ के बारे में भी पता चल गया है। तो अगर एलॉय में देखें तो किसका सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखिए 100 नंबर है, ठीक है, 100 × 10⁻⁶, यानी कि नाइक्रोम का। अब अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर्स में इन्होंने रेंज दे रखी है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, आपको बस यहाँ पे समझना था जिसमें कि एलॉय ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ऊपर जो था आपका मेटल्स में मरकरी इंपॉर्टेंट था थोड़ा, कि उसकी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जो एक न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of a bulb filament is 1200 ohm. How much current will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पूछा गया है कि जो है एक आपको पता है जो घरों में जो सप्लाई होती है कितने वोल्ट पर होती है, जनरली 220 वोल्ट जो है मानी जाती है, कंसीडर की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि 220 वोल्ट 220 वोल्ट से के सोर्स से एक सप्लाई आ रही है, तो जो है और एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसका जो फिलामेंट है वो 1200 वोल्ट का है, तो वो कितनी करंट लेगा।
पहला तो एक तो ये है, फिर दूसरा है कि उसी 220 यानी 220 वोल्ट के सोर्स की सप्लाई से एक हीटर जिसका कोयल जो है वो 100 ओम का रेजिस्टेंस है वो कितनी करंट लेगा। तो हीटर का बताना है और बल्ब का बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्ट आपके पास 220 वोल्ट सेम है और रेजिस्टेंस कितना है, पहले केस में यहाँ पे 1200 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर दूसरा है यहाँ पे जो करंट है वो कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए V = IR से आप बता सकते हैं और जो फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे अब जो करंट है जो कि V = IR होता है तो I = V/R हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना आप दोनों में से कोई भी याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जब I निकालेंगे यानी जो करंट आपको है वो एम्पियर में चाहिए, तो वोल्ट हमारे पास 220 दे रखा है और रेजिस्टेंस हमारे पास 1200 वोल्ट का है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.18 एम्पियर की करंट आ जाएगी पहले केस में। उसके बाद अब दूसरा केस देख लेते हैं फ्रेंड। जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा है हमारे पास वोल्ट हमारे पास सेम है 220 वोल्ट का और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 100 ओम की है। तो अब यहाँ पे जो करंट है दूसरे केस में यानी जो हीटर की बात की जा रही है, हीटर के कोयल की, तो करंट निकालना है तो अगेन I = V/R से करेंगे। तो वोल्टेज हमारे पास दे रखी है और जो रेजिस्टेंस है 100 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो इसको आपको 2.2 एम्पियर मिल जाएगा। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में जो है फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो साइंस है, फिजिक्स है, वो एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस देख लीजिए। अब ये कहा गया है नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम सोर्स। ठीक है, जो वोल्ट जो है वो तो सेम है 220 का, लेकिन जो है फिर भी इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो कम करंट ले रहा है और जो हीटर है वो ज़्यादा करंट ले रहा है। नाउ अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले हम इन्हीं से बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। फ्रेंड जब डिफरेंस की बात आ जाएगी तो उसमें आपको 2 पॉइंट तो देखने ही होंगे, दो टर्मिनल के बीच ही में होगा वो डिफरेंस। तो ये कह रहे हैं 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और ये जो है किसी सोर्स से 4 एम्पियर की करंट को ले रहा है। व्हाट करंट विल दी हीटर ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो जो हीटर है वो कितनी करंट लेने लगेगा, कितनी धारा उसमें लगेगी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन जो है आपके सामने है, सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 60 वोल्ट का, करंट दे रखी है 4 एम्पियर की। इस केस में जब ओम्स लॉ लगाया तो R जो रेजिस्टेंस है वो पता कर गया पहले, तो उसमें जो है V/I हो गया। तो यहाँ से हमको 15 ओम का रेजिस्टेंस पता चल गया। फिर उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ा दिया गया, 120 वोल्ट कर दिया, तो जो करंट हो गई ठीक है वो निकाल ली गई। तो वो यहाँ पे कितनी पता चल गई, वो यहाँ पे 8 एम्पियर की पता चल गई। ओके, तो अब यहाँ से आपको ये सॉल्यूशन मिल गया, ये सॉल्व हो गया। नाउ अगला एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। अगला एग्जाम्पल है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं कि एक मेटल वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जो रेजिस्टेंस है वो 26 ओम का है और टेम्परेचर वो 20 डिग्री टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 mm। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर की बात आ गई, तो डायमीटर है वो तार का वो कितना है 0.3 mm मिलीमीटर। What will be the resistivity of the metal at that temperature? इस टेम्परेचर पे मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है। और टेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पे मटेरियल का जो है दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। अब मटेरियल बताना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस तो है वो कितना दिया हुआ है, ये गिवन है 26 ओम का रेजिस्टेंस आपको पता है। डायामीटर जो डी है वो कितना है 0.3 मिलीमीटर है, जिसको किस में चेंज कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया है मीटर में। और जब मीटर में मिलीमीटर को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, जब जो है चेंज किया तो 3 × 10⁻⁻4 मीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो लेंथ है वायर की वो कितनी है 1 मीटर है।
तो यहाँ पे ये मीटर में है लेंथ, अब जो है यहाँ पे डायमीटर भी मीटर में हो गया। अब इक्वेशन जो है द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मेटालिक वायर इज कैसे होगी, रो इज इक्वल टू आर, रो इज जो पहले यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला था जो ऊपर हमने पढ़ा था वो क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब यहाँ से हम जो है रो निकालेंगे फ्रेंड, तो जब रो निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आर ए, ये ए जो है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो आर ए हो जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने जो है क्या कर लिया, इस फॉर्मूले को देखिए, तो अब ए की जगह चूँकि एरिया है तो एक एरिया को कैसे लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, डायमीटर है तो अब यहाँ पे कैसे लिख दिया है, आर रेजिस्टेंस वही है और जो है आपका एरिया है इसको कन्वर्ट कर दिया है तो पाई है, फिर उसके बाद डी स्क्वायर है और उसके बाद यहाँ पे 4 है और एल है। ठीक है, चूँकि वायर है तो ये यहाँ पे गोल होगा और सर्किल का जो यहाँ पर है उसको जो है फॉर्मूला लगा करके इन्होंने पाई डी स्क्वायर अपॉन जो है 4 कर दिया है इस तरीके से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रो की कितनी आ जाएगी, 1.84 इंटू 10⁻⁶ रो मीटर आ जाएगी। तो जो मेटल की रेजिस्टिविटी है फ्रेंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर आई। जब इन्होंने टेबल से देखा तो टेबल से देखने के बाद पता चला कि ये क्या है, मैग्नीज है, मैग्नीज मेटल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए अनदर एग्जाम्पल, देखिए कितने सारे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं फ्रेंड। देखिए मैं ये नहीं कहती कि ये जो है आपके पास जो ये चैप्टर है या जो ये सोर्स है मटेरियल है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके पास सबके पास है, सभी लोग जानते हैं ये मैंने कहाँ से ले लिया है। लेकिन फ्रेंड देखिए बात ये है कि आपको जितना पढ़ना है और जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो उसका एक्सप्लेनेशन है जो कि आप कभी कभी सिर्फ रीडिंग से नहीं समझ पाते, लेकिन जब आपको कोई गाइड कर देता है या फिर पढ़ा देता है, एक्सप्लेन कर देता है चीज़ें तो तुरंत समझ में आ जाती हैं। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, आप लोग भी उन्हीं में से हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कहते हैं ना ऑडियो विजुअल एड जो होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, लर्नर्स के लिए। तो सिर्फ रीडिंग से बहुत बेटर होता है कि आप किसी को सुनो और उसको समझो। तो यहाँ पे देखिए अब आगे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। एक वायर है जिसका जो किसी भी मटेरियल का दिया हुआ है और उसकी लंबाई जो लेंथ है वो एल मानी गई है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और उसका प्रतिरोध जो है वो 4 ओम का है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, अब कह रहे हैं कि अनदर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ कितनी कर दी गई है, आधी, यानी L/2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया गया है, 2 है। देखिए फ्रेंड मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको लेंथ पहले वाली L रही होगी और अब कितनी कर दी है, L/2 कर दी है और क्रॉस सेक्शन पहले A था तो अब एरिया जो ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो गया है, वो 2A हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले जो पहला वायर था, ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, जो R1 है वो रो L/A है और वो 4 ओम है। नाउ फॉर द सेकेंड वायर अब जो है वैल्यू को प्लेस कर दिया, इस तरीके से उन्होंने अलग अलग प्लेस करके रखा हुआ है। तो R2 जो है रो तो सेम है आपका और वो जो है जो आपका लेंथ है वो यहाँ पे L/2 हो गई है और जो एरिया है वो 2A हो गया है। तो जब इसको इन्होंने सॉल्व किया है तो ये जो 2 है नीचे गया तो यहाँ पे 1/4 रो 1/4 है, उसके बाद रो L/A। तो देखिए ये कितना हो गया, 1/4 हो गया क्योंकि रो L/A जो है यहाँ पे रो L/A जो है ये तो आपका रेजिस्टेंस ही हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 1/4 हो गया, यानी जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये पहले रेजिस्टेंस के कितना हो गया, 1/4 हो गया है। तो अब यहाँ से जब इन्होंने जो है R2 बताया तो ये यहाँ पे कितना हो गया, अब देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज़ 1 ओम, जब वैल्यू प्लेस कर दी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अब कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी रजिस्टर के सिस्टम का है उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है जब सीरीज़ में कई रजिस्टर्स जब कनेक्टेड होते हैं तो वो R=R1 + R2 + R3 ऐसे करके आप लोग निकालते हैं, और जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके बारे में पता करना है। तो देखिए अब ओम लॉ तो अप्लाई होगा ही होगा। अब यहाँ पे एक सर्किट का रजिस्टर जो लगाया है हुआ सीरीज़ में, उसका एक डायग्राम है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए ये पूरा एक सर्किट है, इसमें तो आपको पता ही है करंट का फ्लो है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। ये की है, ये आपकी बैटरी है, ये अमीटर है, क्योंकि जो है सीरीज़ में ही अमीटर भी लगा होता है। तो अमीटर जो होता है करंट को मापता है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R1 एक रजिस्टर है, फिर दूसरा रजिस्टर, फिर R3 तीसरा रजिस्टर, और 2 पॉइंट हैं X और Y, और जिनके बीच में पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जो कि मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, जिसके दोनों जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है उसके पैरेलल में लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपके पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी एक दे रखा है, जो रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं उनको भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका मीटर सीरीज़ में है, की है, बैटरी है, तो यहाँ पे आपको जो है पैरेलल में रजिस्टर्स लगाए हुए हैं R1 R2 R3, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब सीरीज़ में है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो है अब आपको निकालना है कि जो करंट है, द वैल्यू ऑफ करंट इन द अमीटर इज़ द सेम, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है अमीटर की पोजीशन चाहे जो हो, लेकिन जो करंट होगी अमीटर में वो सेम होगी। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, जो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का, उसमें जो करंट होती है वो सेम होती है इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है, सेम करंट होती है थ्रू ईच रजिस्टर। तो अब यहाँ से देख लीजिए, जब सीरीज़ में रजिस्टर लगा होगा तो जो करंट होती है सेम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में काम आता है कि करंट सेम रहती है इसमें। और उसके बाद फिर फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो क्या होता है, वो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 V2 V3, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इन द सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि जो सम, जितना भी अलग अलग जो अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन सबको सम कर देंगे, जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, तो उसमें जो है टोटल आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर देख लीजिए जो है, अब जो करंट होती है हर एक रजिस्टर्स में वो I ही पास होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लेंगे V और रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, तो अब जो है ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे पूरे सर्किट में, तो V इज इक्वल टू IR, यही ओम्स लॉ है फ्रेंड आपका। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था उसी चीज़ को प्रूव कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि RS यानी कि जो पूरा होगा सम क्या होगा, R1 सीरीज़ में जो होगा, RS जो है सीरीज़ के लिए लिखा हुआ है R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। और यहाँ पे इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बताया हुआ है कि जब सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं तो कैसे निकाला जाता है। अब एग्जाम्पल पे बात है, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम का है। तो ये 20 ओम का इसका रेजिस्टेंस है वो, और जो कंडक्टर है इसका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको जो है 6 वोल्ट की एक, यहाँ पे देख लीजिए ये 4 ओम है, और इसको जो है कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट की बैटरी से। ओके, और ये जो बैटरी है वो यहाँ पर है, 6 वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिया गया है। अब कह रहे हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसको चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट करना है आपको A द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फिर B है द करंट थ्रू द सर्किट। पहले टोटल रेजिस्टेंस करना है, उसके बाद आपको पता लगाना है एक जो करंट है वो कितनी है, और फिर सी में है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। अब कंडक्टर जो है ये और लैम्प दोनों के ही बीच में अक्रॉस जो है आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता लगाना है। तो देखिए क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प आपको R1 दिया हुआ है 20 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज वो दिया हुआ है 4 ओम। फिर उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल कैसे निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो आपके पास 24 ओम आ जाएगा। फिर कह रहे हैं द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वो 6 वोल्ट है, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो I क्या होगी, जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, करंट कैसे निकालेंगे, करंट जो है I इक्वल टू V अपॉन RS, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस आपका आया है V दे रखा है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओम का है, तो यहाँ पे 0.25 एम्पियर आपका आ जाएगा करंट।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक क्लैंप और कंडक्टर के लिए सेपरेटली, तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि दोनों के बीच का निकालना है अलग अलग, तो V1 जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस 20 है, ठीक है, लैम्प के लिए। और उसके बाद जो है जो करंट है वो हमारे पास 0.25 आ चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट आ गया। इस तरीके से जो कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम था, उसको जो है आपने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि V=IR होता है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो है अगर हम इसको रिप्लेस कर दें सीरीज कॉम्बिनेशन को ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर बाय अ सिंगल एंड इक्विवेलेंट रजिस्टर, अगर कह रहे हैं कि एक लैम्प और एक कंडक्टर जो है 4 ओम का, उसके बजाय अगर हम एक सिंगल उतने ही ओम रेजिस्टेंस का जो है हम जो है एक रिप्लेस कर दें कोई चीज़, तो क्या होगी, जो इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स विल कॉज द करंट ऑफ 2.25 एम्पियर इन दी करंट। तो उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का था, ठीक है, और जो बैटरी के टर्मिनल के बीच में, वो इस तरीके से होगा कि जो है जो करंट होगी वो 0.25 एम्पियर होगी, ठीक है, जो अभी इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, करंट आई थी। अब द रेजिस्टेंस आर ऑफ द इक्विवेलेंट रजिस्टर वुड बी, अब रेजिस्टेंस जो होगा आर इक्विवेलेंट के लिए जो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ले रहे थे अभी रिप्लेस करने के बाद, तो R=V/I/R, जो आपका 6 वोल्ट है वो वोल्ट है, और आपका 0.25 एम्पियर करंट है, 24 ओम का आपका रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रूव हो चुका है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अब आपके सामने। अब यहाँ पे फ्रेंड रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल का ये डायग्राम बना हुआ है, जब पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उसको ही प्रूव कर दिया गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे चूँकि आपको सिर्फ वो फार्मूला जो है याद करना है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए I=V/RP यानी पैरेलल के लिए है। देन यहाँ पे जब आप इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये आपका मेन होता है, ठीक है। क्योंकि V यहाँ पे देख लीजिए आपकी सेम है, वोल्ट यहाँ पे सेम है, V ही लिखा हुआ है, V1 V2 करके नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या कंक्लूजन हुआ कि जो रेसिप्रोकल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ऑफ द ग्रुप रेजिस्टेंस जॉइंड इन द पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है, वो कर लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पहला वाला ये है, इस पे बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दी circuit diagram given in figure 12.10, suppose this resistor R1, R2 and R3 have the value 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which और मतलब कह रहे हैं, जो अभी एक डायग्राम है मैं दिखा दूंगी आपको, उसमें कह रहे हैं कि जो रजिस्टर है R1, R2, R3 जो है, और उसकी वैल्यू क्या है, R1 की 5 ओम है, R2 की 10 ओम है, R3 की जो है 30 ओम है। अब कह रहे हैं विच हैव बीन कनेक्टेड टू दी बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट करना है आपको दी करंट थ्रू दी ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर्स में करंट जो होगी वो आपको करनी है, क्योंकि पता है आपको जो पैरेलल है, पैरेलल में आपकी करंट हर एक रजिस्टर में अलग होगी, ठीक है, और वोल्टेज सेम होगी। दी टोटल करंट इन दी सर्किट, फिर टोटल करंट करनी है आपको, फिर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, फिर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये 12.10 फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये फिगर है, देख लीजिए 12.10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ है, ओके, R1 है, R2 है, R3 है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, क्या होगा, आपको कैसे करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस। R1, R2, R3 आपको दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 12 वोल्ट है, ठीक है, और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर के बीच में होगा। टू कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर वी यूज़ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अब देख लीजिए R1 में चूँकि वोल्ट सेम होगी पैरेलल में, तो V तो वही है आपका 12 रहेगा, अपॉन 5 आपने पहला वाला का करंट निकाल लिया, जो पहले रजिस्टर में करंट हो गई वो आपको 2.4 पता चल गई। अब इसी तरीके से आपको I2 निकाल लेना है जो दूसरे रजिस्टर में करंट है, ठीक है। उसके बाद आपको I3 निकाल लेना है जो तीसरे रजिस्टर में करंट होगी, यानी 30 ओम का जो रजिस्टर था उसमें 0.4 होगी। उसके बाद पूछा गया है टोटल करंट, तो टोटल करंट आपको सिंपली जोड़ देना है सबको, I1 + I2 + I3 को, तो 2.4, 1.2, 0.4 करके आएगी। तो यहाँ पे आपकी टोटल 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी।
उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में आपको अभी बताया था कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकालेंगे। आप जितने भी होंगे उतने करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे देख लीजिए आरपी जो है पैरेलल में रेजिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 जब आप इसको टोटल करेंगे इसका, ठीक है, एलसीएम लेकर के या जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपकी जो टोटल आएगी वो 1/3 आएगी, यानी कि जो आरपी होगी वो 3 ओम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 1/RP थी ना 1/3, तो यहाँ पे जो आरपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 3 ओम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें एक और एग्जाम्पल बचा है, वो भी मैं यहीं पे आपको करा देती हूँ फ्रेंड। तो चलिए एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे 12.12, इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ, इसमें आपको मैं फिगर में दिखा देती हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है फ्रेंड, और उसके बाद नीचे की तरफ R3, R4 और R5 यानी टोटल 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, पैरेलल में है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर 12.12 R1 जो है वो 10 ओम है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है और R4 जो है वो 20 ओम है, R5 60 ओम है, ठीक है, और जो वोल्टेज है बैटरी की वो 12 है यानी 12 है, और इसको जो है कनेक्ट किया गया है और अरेंजमेंट आपका यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट बताना है जो सर्किट से हो रही है, पास हो रही है। सॉल्यूशन करना है, कैसे करेंगे अब देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है जो फॉर्मूला है उसको ही लगाया गया है, रेजिस्टर्स R1 R2, ठीक है, उसके बाद जो है R1 R2 जो ऊपर वाले हैं ये वाले, इन दोनों को कह रहे हैं कि हम इसको एक इक्विवेलेंट रजिस्टर R डैश मान लेते हैं। इस तरीके से जो सिमिलरली वी रिप्लेस द पैरेलल रजिस्टर्स R3 R4 R5 को, ये भी इक्विवेलेंट है जो है, तो इसको एक सिंगल रजिस्टर R डबल डैश से मान ले रहे हैं। अब क्या किया, अब 1/R डैश है तो 1/10 करके, उसके बाद प्लस 1/40, क्योंकि इनकी वैल्यू दी हुई है ना, तो इसको यहाँ पे इन्होंने निकाल लिया, तो ये कितना आया R डैश 8 ओम आ गया यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जब सॉल्व किया तो इसको 8 ओम कर दिया। उसके बाद जो डबल डैश R डबल डैश को जब किया इन्होंने, तो फिर इस तरीके से तीनों की जो कि वैल्यू तो दी रखी हुई है, तो उसको जब इन्होंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 10 ओम का आ गया। ये इन्होंने ईजी सॉल्यूशन करने के लिए किया है, ऐसा कि कैलकुलेशन में ईजी हो। अब जो टोटल रेजिस्टेंस में यहाँ पे इन्होंने R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश को जब कर दिया तो 10 + 8 18 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए जो कैलकुलेट करेंगे करंट वो कैसे करेंगे, ओम्स लॉ को यूज़ करके करेंगे। I इक्वल टू V/R होता है, V 12 वोल्ट दिया हुआ है और जो आपका रेजिस्टेंस था वो ये निकाल चुके हैं 18 ओम का, तो यहाँ पे 0.67 एम्पियर की जो है वो करंट मिल गई आपको। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो करंट होती है, ठीक है, सीरीज़ में क्या होती है, जो सीरीज सर्किट होता है, जो करंट होती है वो थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है लेकिन ये जो है कह रहे हैं कि इट इज़ ऑब्वियस इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को एक सीरीज़ में कर दिया जाए, क्योंकि दे नीड करेंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज़ टू ऑपरेट प्रॉपरली। अब यहाँ पे ये है कि बल्ब को भाई करने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए आपको कम करंट चाहिए, ठीक है, और आपको जो है जो हीटर होता है वो ज़्यादा करंट लेता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो वैल्यू होती है वो जो ऑपरेट करने के लिए वो अलग अलग होती हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि क्यों नहीं हम कर सकते इस तरीके से क्वेश्चन और डिसएडवांटेजेस की, अगर सीरीज़ में अगर हमने कनेक्ट कर दिया हीटर को और बल्ब में, तो क्या इसका आगे मेजर जो है प्रॉब्लम होगी या डिसएडवांटेज होगा। तो और डिसएडवांटेजेस बताए हैं सीरीज सर्किट के कि जो है जब एक कंपोनेंट फेल होता है सर्किट में, ठीक है, तो क्या होता है, ब्रोकन होता है, तो नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। तो अगर एक जो है सीरीज़ में फेल हो गया, घर में अगर इतने सारे बल्ब और पंखे लगे हुए हैं, अगर एक पंखा जल गया, ख़राब हो गया, तो आपका कोई भी काम नहीं करेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो, नहीं। अब देखिए, इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट बिल्डिंग ऑफ ऑन फेस्टिवल्स, अब फेस्टिवल्स में आपने देखा दिवाली पे ज़्यादातर आपको और क्रिसमस पे बहुत सारी लाइट्स, फेरी लाइट्स जिनको कहते हैं, चाइनीज़ लैम्प्स होते हैं, ये सबसे डेकोरेट किए जाते हैं, मैरिज सेलिब्रेशंस में होता है। तो अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो बहुत सारा टाइम जो है इसमें लगाता है। अगर एक भी बल्ब फेल हो जाता है तो उसको जो है उसको लोकेट करने में कि कौन सा बल्ब डेड है, उसको जो है बहुत टाइम लग जाता है।
उसके बाद अब पैरेलल सर्किट की बात कही जा रही है। ऑन अदर हैंड पैरेलल सर्किट जो है वो क्या करता है, करंट को डिवाइड कर देता है, करंट को डिवाइड कर देता है, डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। अलग अलग गैजेट आपका हीटर में अलग जाएगा, आपका आयरन में अलग जाएगा, और आपका जो है बल्ब में अलग जाएगा, फैन में अलग जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस। और चूंकि हमारे घरों में अलग अलग गैजेट जो होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, वो अलग अलग जो है पावर के होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनको डिफरेंट करंट चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इतना हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको ये बहुत पसंद आएगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और जो है लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यूट्यूब को, जिससे जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ तुरंत मिल जाए आपको। और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी है, आप कुछ भी चाहते हैं, तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में रहने से आपको जो स्टडी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सारे लेक्चर्स वहाँ पे भी मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। और भी फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स भी बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस भी बना रही हूँ, जिस पे मैं स्पाइसेस को लेकर के या फिर कोई भी आपका जो प्लांट है जो मुझे यूज़फुल लगता है इकोनॉमिक बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बॉटनी में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, प्लस एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू वाले जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब भी लेकर के आ रही हूँ, उसको भी देखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।